हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जो हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन पे आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट अभी पैटर्न चल रहा है। अगर आपने सबसे पहले डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हो। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। अगर आपको इन पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। Now let us start. Question number 1 हमारे पास है, consider the following statements regarding the factors of production and the concept of production in economics. यहां पे आपके पास 3 statements given है, आपने बताना है how many of the above statements are correct। और ये जो statements हैं ये related to factors of production and concept of production के basis पे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आराम से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो और इनका आंसर करो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ होल इकोनॉमी द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इंक्लूडिंग ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैज इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आराम से इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है। अगर हम देखेंगे इकोनॉमी एज ए होल द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड, यानी पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारे जमीन के ऊपर लैंड जो है वो एक ही है, यानी पूरी जमीन इसको अगर हम लेंगे तो लैंड हमारे पास फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होती है। या जितने भी हमारे पास फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं उनकी जो सप्लाई होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फिक्स है। क्यों? अगर आप यहां पे प्राइसेस इंक्रीज भी करोगे ना, तब भी हम में से कोई भी नहीं है जो लैंड को क्रिएट करे या जो सनलाइट को क्रिएट करे, ठीक है। तो इस वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनकी जीरो होती है, ना कि इनफाइनाइट। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन इकोनॉमिक्स, production does not mean physically creating matter but means creating form, place or time utility to satisfy human wants। अच्छे से इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे सिर्फ इतना बताओ ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, तब तक ये पढ़ेंगे हम। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम द रिवॉर्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट while the reward for labor is called wages। हमने पढ़े हैं 4 factors of production और उनके रिवार्ड्स। क्या उनके रिवार्ड्स में लैंड का रिवार्ड रेंट है एंड लेबर का रिवार्ड वेजेस है? क्या ये करेक्ट है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड यहां पे जो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, यानी यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ह्यूमंस कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय मैटर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स है ना तो हम मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग मैटर? नो, production means creating or adding utility so that goods become more useful in satisfying human wants। यानी हमारे पास जो गुड्स हैं उनको ऐसी शेप देना ताकि उनसे हमें यूटिलिटी मिले। सो यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन 3 ways। हमारे पास 3 ways है। फिर प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। किस तरह से आप प्रोडक्शन की जाती है? एक हमारे पास है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। अब फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है? चेंजिंग द शेप ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स।
जब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल गुड्स में। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बन गया, ठीक है, लोहा है, उससे गाड़ी बन गई, यानी कि यूटिलिटीज को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्म यूटिलिटी। जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा यहां पे फॉर्म यूटिलिटी है। फिर हमारे पास है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दे आर नीडेड मोर। अब प्लेस यूटिलिटी क्या है, जहां पे कोई चीज ज्यादा है वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह जहां पे उनको जरूरत है। जैसे एप्पल्स, एप्पल्स श्रीनगर से दिल्ली ट्रांसफर हो गए, या जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको हम तक पहुंचाते हैं, वो कौन सी यूटिलिटी हो गई, वो हो गई प्लेस यूटिलिटी। फिर आपके पास टाइम यूटिलिटी, स्टोरिंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन अंटिल दे आर डिमांडेड। अब गुड्स को स्टोर करना तब तक जब तक ना उनकी डिमांड हो। जैसे एक मग बना दिया फैक्ट्री वालों ने, फिर उसको स्टोर करना एंड फिर हम तक पहुंचाना थ्रू प्लेस यूटिलिटी, फिर हम उसको डिमांड करना। जब तक ना हम उसको डिमांड करेंगे तब तक उसको वो बचा के रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, टाइम यूटिलिटी। या फॉर एग्जांपल जो व्हीट है, राइस है, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, या एप्पल्स जो फ्रूट्स हैं इनको भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो ये हमारे पास है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, ठीक है। फिर लैंड का तो आपको मैंने बता दिया, लैंड के अंदर सारे नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। इवन इफ लैंड प्राइसेस आर रेंट इंक्रीजेस ग्रेटली, अगर रेंट या प्राइस बहुत ज्यादा भी इंक्रीज हो, मोर लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, जमीन को नहीं बनाया जा सकता है। इस वजह से सप्लाई ऑफ लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी, जो सप्लाई इलास्टिसिटी है वो जीरो है। अच्छा, फिर हमारे पास रिवार्ड्स की बात आ रही थी। तो लैंड रिसीव रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू। जल्दी से इसका आंसर करो, प्रोडक्शन फंक्शन किसको हम कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे पास है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश करती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को? बताओ जरा, जल्दी से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और इनका आंसर करो। इन शॉर्ट रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ठीक है, वेयर एज इन लॉन्ग रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। क्या लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स फिक्स होते हैं और शॉर्ट रन में सारे वेरिएबल होते हैं? नो, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम बात करेंगे शॉर्ट रन की तो यहां पे हमारे पास एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, और ज्यादातर हम किसकी बात करते हैं? लेबर की। तो लेबर होता है वेरिएबल फैक्टर, बाकी होते हैं फिक्स फैक्टर। वेयर एज इन लॉन्ग रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ना सम फैक्टर्स नहीं बल्कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन द शॉर्ट रन कैपिटल इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन में क्या होता है? कैपिटल इज फिक्स्ड एंड लेबर इज वेरिएबल, while in the long run all factors are variable। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स होता है एंड लेबर वेरिएबल होता है, while in long run all factors are variable। Hence option second is the correct answer। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले ऊपर में ही हमने अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, हमने बात करनी है टोटल प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट की, मार्जिनल प्रोडक्ट की, लेकिन टाइम देखो कौन सा है?
शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो। मार्जिनल प्रोडक्ट मेजर्स द एक्स्ट्रा चेंज इन टोटल आउटपुट, बिल्कुल करेक्ट है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो देखता है एक्स्ट्रा चेंज इन टोटल आउटपुट caused by increasing both fixed and variable factors together by 1 unit। क्या इधर से आ गई है करेक्ट है? बताओ जरा मुझे। शॉर्ट रन की बात हो रही है तो शॉर्ट रन में caused by increasing both fixed, नहीं, जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। अगर यहां पे होता कि फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते फिर हम मानते। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, टोटल प्रोडक्ट कर्व eventually starts falling after reaching its maximum point because of negative marginal returns। बताओ क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? जरा अगर हम इसको देखेंगे, यहां पे देखो, ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व है, यहां पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गई, इधर से आगे इसने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज यहां से आगे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो अब नेगेटिव जा रहा है ना। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, नीचे आ जाओ। एट द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर टोटल प्रोडक्ट बिकम मैक्सिमम, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स बिकम जीरो। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है ना इस वाले पॉइंट पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो जो टोटल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अच्छा, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज मेजर्ड ज्योमेट्रिकली बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द टोटल प्रोडक्ट कर्व एट दैट पॉइंट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना इसको हम यहां पे समझेंगे। आपने याद रखना है द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द टोटल प्रोडक्ट कर्व। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कर्व है। अगर इस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो जो टेंजेंट है ना वो हमें क्या बताएगा? मेजर्स मार्जिनल प्रोडक्ट, वो हमें बताएगा मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है ना वो बताता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज टेंजेंट बताता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमें बताता है चेंज कि जो टोटल प्रोडक्शन है ये किस रेट से चेंज हो रही है। तो इस वजह से जब हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे टेंजेंट तो वो हमें क्या बताएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट, ना कि एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट ऑन द टोटल प्रोडक्ट कर्व। यानी ये हमारे पास है ओरिजिन, अगर यहां से एक हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमें बताएगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन का जो है फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से आपने बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर मेजर्स टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। क्या इतना स्टेटमेंट ठीक है? जरा मुझे अब बताओ। जो एवरेज प्रोडक्ट है ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मेजर करता है टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, बिल्कुल ये करेक्ट है। वाइल जो मार्जिनल प्रोडक्ट है मेजर करता है एक्स्ट्रा एडिशन टू द टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में कितना एडिशन हुआ मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ द इनपुट यूज्ड, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई शक नहीं इसमें। अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन कर्व्स, as long as marginal product of a variable factors remain positive, average product will always continue to rise। इस वाले स्टेटमेंट को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, फिलहाल आप थर्ड स्टेटमेंट पे आओ। In a production schedule where the first 4 units of variable input produces total output 150, 200, 350 and 550 units respectively,
द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट इज एग्जैक्टली 150। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये एक यहां पे मैंने न्यूमेरिकल बीच में डाला है ताकि आपको यहां पे टेस्ट भी हो जाए, आप क्वेश्चन निकाल सकते हो या नहीं। यहां पे आपको देखना है क्या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट 150 है या नहीं है, इसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1, यानी ये करंट है और ये उसका पिछला है, एन माइनस 1 है ना। यानी अगर मैं यहां पे देखूं टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड। ओके, अच्छा, थर्ड और सेकंड, ये है थर्ड और ये आपके पास है सेकंड, क्योंकि इसी का हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आएगा 350 माइनस 200, तो ये बनेगा 150। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, लास्ट पे आ जाओ। इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 1 लाख यूनिट्स, अगर एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है 1 लाख यूनिट बाय यूजिंग एग्जैक्टली 20,000 लेबर आवर्स, और इसमें कितना जो इनपुट डाल रहे हैं वेरिएबल फैक्टर कितने हैं, 20,000 लेबर आवर्स, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डेफिनेटली इक्वल टू 5 यूनिट्स पर आवर। क्या ये ठीक है, इसको भी आपने देखना है। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रोडक्शन का, वो है टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट आपके पास है 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 यूनिट्स पर आवर ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जब भी आपको रिलेशनशिप आए ना, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, आपने अपने से नहीं करना है, आपके माइंड में डायग्राम होनी चाहिए। जब डायग्राम होगी तो आराम से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन करो as long as marginal product of variable factor remain positive। क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक marginal product पॉजिटिव है एवरेज प्रोडक्ट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट तब तक बढ़ती है। जरा हम देखेंगे सच में ऐसा है। अच्छा, ये हमारे पास है एवरेज प्रोडक्ट करो, ये हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट करो। ठीक है, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो यहां तक बढ़ता है, फिर एवरेज प्रोडक्शन यहां से नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स रिमेन पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, देखो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, एवरेज प्रोडक्ट विल ऑलवेज कंटिन्यू टू इंक्रीज, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट तो यहां पे डिक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे भी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, इन प्रोडक्शन थ्योरी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द टोटल प्रोडक्ट करो represent the exact point where average product of variable factors become maximum। क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में डायग्राम आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखो ये है डायग्राम, अब जरा समझो, अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये चीज समझना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पे, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहां पे, ये है एवरेज प्रोडक्ट, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट। on the total point of inflection on the total product करो represent the exact point where AP of the variable factors become maximum। क्या इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है? नहीं। हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट तो मैक्सिमम यहां पे है, यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे नहीं है, अभी तो ये बढ़ ही रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। According to the mathematical relationship between marginal and average values, the average product curve start falling
ओनली व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम स्मॉलर देन एवरेज प्रोडक्ट। अच्छे से स्टेटमेंट को समझो। क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज प्रोडक्ट करो स्टार्ट फॉलिंग, जो एवरेज प्रोडक्ट करो है वो गिर रही है, तो वो यहां से आगे गिर रही है, ठीक। ओनली व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम स्मॉलर देन एवरेज प्रोडक्ट, देखो यहां तक ये इससे ज्यादा था तो ये इंक्रीज हो रहा था, जो ही मार्जिनल प्रोडक्ट स्मॉलर हो रहा है एवरेज प्रोडक्ट से, तो एवरेज प्रोडक्ट अब गिर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग द स्टेज वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, उस स्टेज में जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, बट स्टिल पॉजिटिव, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, यानी 7 तक ये अभी पॉजिटिव ही है। द टोटल प्रोडक्ट करो आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग, क्या इस वाले पोर्शन में टोटल प्रोडक्ट करो फॉल कर रहा है, नहीं, ये तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। द पॉइंट where the marginal product करो cuts the average product करो is exactly the point where average product become maximum। क्या कहता है क्वेश्चन, वो पॉइंट जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट करो कट करेगी एवरेज प्रोडक्ट करो को, यानी इस वाले पॉइंट पे, द पॉइंट वेयर यहां पे ये मैक्सिमम बन जाता है, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम बन जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी 2 and 4, hence B option is the correct answer. Consider the following statements regarding the basic assumptions and theory of law of variable proportions. यहां पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग द assumption and theory of law of variable proportion। हमने इनमें से चूज करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। The inevitable decline in the marginal product of a variable factor is fundamentally attributed to the imperfect substitutability between the variable inputs and the fixed factor of production। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छे से आप सोचो, स्टेटमेंट क्या कहती है, द इनएविटेबल डिक्लाइन इन द मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट में जब डिक्लाइन आता है, जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मशीनरी है, हम लेबर को इसके साथ एम्प्लॉय करते हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाती है। शुरुआत में क्योंकि ये मशीनरी अभी पूरी यूटिलाइज नहीं हुई है, जो जो हम लेबर्स को बढ़ाते हैं तो यहां पे यूटिलाइजेशन होता है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता है। अब इस मशीनरी की भी एक कैपेसिटी है, जब उस कैपेसिटी के बाहर हम बार बार इन लेबर को ही इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट फिर डिक्लाइन हो जाएगा एंड इवन नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास एक और मशीनरी की जरूरत थी कि हमारे पास दूसरी मशीनरी होती, फिर हम इसके साथ भी लेबर को एम्प्लॉय करते, यानी कि जो हम लेबर कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं वो एक मशीनरी की जगह को नहीं ले पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम बार बार लेबर को बढ़ाएंगे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, नहीं, हमें जरूरत है मशीन की, जो काम मशीनरी का है वो लेबर नहीं कर सकते हैं, यानी लेबर एंड मशीनरी आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इस वजह से डिक्लाइन होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, द ऑपरेशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ strictly requires that the proportion in which the factors of production are combined remains rigid and unalterable throughout the production process। क्या ये करेक्ट है कि जिस प्रोपोर्शन में हमने लेबर को अप्लाई किया मशीनरी के साथ, इसको हम चेंज नहीं करेंगे? नहीं, इसी को तो हम चेंज करते हैं। हमने एक मशीनरी रखी, 3 लेबर अप्लाई किए, फिर हमने बढ़ाया, चौथा किया, फिर हमने बढ़ाया, 5वां किया, यानी हम इस प्रोपोर्शन को चेंज कर रहे हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट हम देखते ना तो लॉन्ग रन के लिए ठीक होती। द स्टेज फॉर द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डू नॉट इंक्लूड अ सेपरेट स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन कांस्टेंट कहीं पे भी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल फेजेस एंड थियोरेटिकल assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहां पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, आपने चूज करना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से मैंने इनको लाया है। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, एग्जामिनेशन के लिए आपको लग रहा है कि ये बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ भी शेयर आपने जरूर करनी है, लेकिन फिलहाल अभी लाइक जरूर कर दो। The operational validity of the law of variable proportions would be fundamentally nullified in a theoretical scenario where variable inputs act as a perfect substitute for the fixed factor of production। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे जरा आंसर बताओ। तो अभी हमने जो पीछे डिस्कस कर दिया ना, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि जो काम मशीनरी का है वो लेबर कर लेंगे, यानी मशीनरी की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी मशीनरीज एंड लेबर अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए ना, फिर हमारे पास जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, ये नलिफाइड हो गया, इसकी फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक लेबर एंड जो मशीनरी है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासिकल प्रोडक्शन मॉडल द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्ट्रिक्टली कमेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द टोटल प्रोडक्ट करो एंड कंक्लूड्स व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम जीरो। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहां पे आप देखोगे, जो डिमिनिशिंग वाला रिटर्न है वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, फिर कहां पे खत्म होती है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द फिनोमिनन ऑफ शॉर्ट रन डिमिनिशिंग रिटर्न इज कैरेक्टराइज्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू द ओवरक्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। आराम से इस स्टेटमेंट को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड यहां पे पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और मुझे खास करके ये स्टेटमेंट आपने मुझे कमेंट करके बताना है, इस स्टेटमेंट को आपने क्या आंसर किया था, बताओ। इस स्टेटमेंट को अच्छे से आपने समझना है। क्या कहता है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न है ना, is characterized by absolute contraction in the total product। एकदम से जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। क्या ऐसा होता है डिमिनिशिंग रिटर्न में? नहीं, डिमिनिशिंग रिटर्न में तो अभी बढ़ ही रहा है, ठीक है। हालांकि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, एडिशनल प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है। ड्यू टू ओवरक्राउडिंग, अभी ओवरक्राउडिंग है ही नहीं। जो ओवरक्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर है या लेबर से, वो इस स्टेज में होती है, ठीक है। तो यहां पे ओवरक्राउडिंग होगी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहां पे आपके पास करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रैशनल चॉइस ऑफ अ प्रोड्यूसर अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे वो स्टेटमेंट्स हमने चूज करनी है जो कि एक रैशनल प्रोड्यूसर की चॉइस होगी अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, in the short run production process, a rational firm will avoid operating in stage third because excessive use of the fixed factor causes the marginal product of the variable factor to become negative। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखेंगे थर्ड स्टेज में जो फिक्स फैक्टर है ना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम कंटिन्यूअसली वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। हमें चाहिए था एक एडिशनल फिक्स फैक्टर, वो हम शॉर्ट रन में नहीं ले सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। इवन दो स्टेज वन गिव्स पॉजिटिव एडिशन टू टोटल आउटपुट, अगर चाहे स्टेज वन में जो टोटल प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव एडिशन हो रही है,
A profit maximizing producer will continue production beyond this stage because the average product of the variable factors keep rising throughout stage 1. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगरचा जो स्टेज 1 है वहां पे पॉजिटिव एडिशन मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, उसके बाद भी एक रैशनल प्रोड्यूसर इंक्रीज करेगा क्योंकि अभी भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ ही रही है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स कीप राइजिंग, वो अभी बढ़ ही रही है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 है, इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोथ स्टेज 1 and stage 3 are categorically designated as zones of economic absurdity because establishing an equilibrium in these phases denotes a structural misallocation of productive resources. बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? यहां तक अच्छे से इसको पढ़ो। स्टेज 1 एंड स्टेज 3 को क्या डेजिग्नेट करना है? जोन्स ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? अब आप सोचोगे स्टेटमेंट जो स्टेज 3 है वहां पे तो आपको समझ आ रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है वेरिएबल फैक्टर की। स्टेज 1 में क्या प्रॉब्लम है? स्टेज 1 में अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी अभी स्टेज 1 में हम जितने लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, यानी यहां पे जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है ना वो अभी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो जो रैशनल प्रोड्यूसर है ना वो ऑपरेट करेगा फिर सेकंड स्टेज में। ठीक है, ना तो 1 में करेगा ना तो 3rd में करेगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहां पे स्टेटमेंट गिवन है रिटर्न टू स्केल के बारे में। ठीक है, the concept of return to scale works only in the long run where all factors of production are changed together in the same proportion. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया शॉर्ट रन के लिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हो गया लॉन्ग रन के लिए। अब लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल ही होते हैं, यहां पे कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है। वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड, जहां पे सभी को चेंज किया जाता है इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शन है ना ये चेंज होता है शॉर्ट रन में लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने डिसाइड करना है इस मशीनरी की कितनी कैपेसिटी है, उसके साथ आप उतने लेबर एम्प्लॉय करो। अच्छा, 6 आपने कर दिए, फिर आपने दूसरी मशीनरी लाई, इसके साथ भी 6 रखो। अब आपने इनको बढ़ाना नहीं है, कभी आप 7 कर रहे हो कभी आप 8 कर रहे हो, नहीं, इनको फिक्स प्रोपोर्शन में सबको बढ़ाना है। 6 लेबर 1 मशीन नई आएगी, 6 लेबर 1 मशीन, इस तरह से जो भी आएगी तो वो होगा। प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में चेंज होता है, लॉन्ग रन में नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल increasing all inputs in the same proportion leads to an exactly equal proportionate increase in the total product. बिल्कुल, जितना proportionate हम increase करेंगे input उतना ही output बढ़ेगा, total output। तो ये भी correct है। To study return to scale, a firm must change the ratio between capital and labor inputs in the long run. बताओ जरा क्या ये statement correct है? अच्छे से इस स्टेटमेंट को समझो और मुझे बताओ, क्योंकि यही स्टेटमेंट हमने फर्स्ट वाला भी पढ़ा। अगर आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ना है, अ फर्म मस्ट चेंज द रेशियो, फिर चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर चेंज करेंगे तो वो तो शॉर्ट रन में हम करते हैं ना, तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, यानी सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट। बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है हमारे पास
जो कॉस्ट बेनिफिट मिलते हैं ना एक बिजनेस को जब वो बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे आपने कोई फैक्ट्री खोली, वो फैक्ट्री बहुत बढ़ गई, अब जो वो बड़े होने की वजह से उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, व्हेन लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यूनिट फॉल्स एज द आउटपुट इंक्रीज, जैसे तुम्हारा आउटपुट बढ़ जाता है उस वजह से अगर तुम्हारी कॉस्ट कम हो जाती है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, तो वो हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements regarding the behavior of production functions and the concept of return to scale in long run microeconomic analysis। आपने यहां पे बताना है behavior of production function और concept of return to scale, उसके बारे में 3 statements given है। Which of the statement given above are correct? सबसे पहले, a linear homogeneous production function explains a situation of constant return to scale, meaning that the total of the product elasticities of all factor input is exactly equal to 1। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हमने ये पढ़ा है कि जो लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है इसका दूसरा नाम ही है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट है ना, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर करेगा, और मुझे आपने कमेंट करके भी बताना है क्या ये स्टेटमेंट आपने, इसका आंसर आपने क्या बोला, मेरे साथ मैच हुआ या नहीं हुआ। इफ एन इंडस्ट्रियल फर्म इंक्रीजेस ऑल इट्स फिजिकल इनपुट्स बाय 5 यूनिट्स, अगर एक इंडस्ट्री क्या करेगी 5 टाइम्स अपने फिजिकल इनपुट्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है, and find its total output increasing from 200 to 1000 यूनिट। अब जो टोटल आउटपुट है वो 200 से कितना बढ़ गया, 1000 तक बढ़ गया, ठीक है। The firm is operating under increasing return to scale because of mass production benefit। क्या फर्म ऑपरेट कर रही है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल? बताओ जरा, अच्छे से देखो जरा, देखो यहां पे 200 से कितना बढ़ गया, आपने देखना है कितने टाइम्स हो गया। अगर मैं 200 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं ना, ये मेरे पास आएगा 1000, यानी जो आउटपुट है वो भी 5 टाइम्स ही बढ़ा, यानी जितना आपने इनपुट बढ़ाया उतना आपको आउटपुट बढ़ा। तो ये क्या है, ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब होता अगर मैं इनपुट 5 टाइम्स बढ़ाता और आउटपुट 6 टाइम या 7 टाइम बढ़ता, है ना। आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन बेनिफिट आपको होगी, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, आपने अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है द इमरजेंस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स such as mega power plants is mainly caused by internal diseconomies such as management difficulties and higher operational risk becoming stronger than the technological advantages। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जब एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वहां पे जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है वो किसकी वजह से होता है, इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से होता है, जैसे मैनेजमेंट डिफिकल्टीज, हायर ऑपरेशनल रिस्क वगैरह वगैरह। तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। यहां पे हमारे पास ये तो मैंने आपको समझा दिया। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझेंगे ना, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हैपेंस व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट कॉजेस आउटपुट टू इंक्रीज बाय अ स्मॉलर प्रोपोर्शन। यानी अगर आपने 25% इनपुट्स को इंक्रीज किया लेकिन जो आउटपुट बढ़ा ना वो 20% ही बढ़ा, इंक्रीज यहां पे भी होगा लेकिन सिर्फ 20% ही इंक्रीज होगा, तो ये हो गया डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये किसकी वजह से होता है, इंटरनल डिसइकोनॉमीज की वजह से। जैसे हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ना, कॉस्ट एडवांटेजेस, जब एक बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो डिसइकोनॉमीज क्या होता है, कॉस्ट डिसएडवांटेजेस, यानी जहां पे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, किसकी वजह से,
मैनेजमेंट डिले हो गया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो गई, ये है डिसइकोनॉमीज, ठीक है। वर्कर कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल arise because as the scale of operation increases it causes, यहां पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज होता है किसकी वजह से, बिकॉज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ये स्केल जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, यानी आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा होती है। इट काजेस, फिर क्या हो जाता है, मोर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी है उसकी अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, करेक्ट स्टेटमेंट। लोअर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी आप रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदते हो क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो ना, आपकी मशीन बहुत ज्यादा है, लॉजिस्टिक भी आपको सस्ते में पड़ेगा, ये भी करेक्ट है। मोर डिफिकल्टीज इन मैनेजिंग फर्म इफेक्टिवली, तो ये तो डिसइकोनॉमी हो गई ना, यानी आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है बल्कि डिसइकोनॉमी है। मोर इकोनॉमीज इन एडवर्टाइजिंग, यानी आपको एडवर्टीजमेंट में भी फायदा मिल रहा है, आपको एडवर्टीजमेंट भी सस्ती पड़ रही है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। इनको मैंने यहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको बताया बस वही यहां पे मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपने मैच करना है, ठीक है। यहां पे है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। जल्दी से इसको आप मैच करो और मुझे आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, यानी बड़े होने की वजह से आपको कॉस्ट सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, मीन्स लवरिंग ऑफ अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क, जब आप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, इंटरनल इकोनॉमीज क्या होता है, यानी कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। arises when cost per unit depends on the size of firm, यानी फर्म का जो साइज है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल लक्स की प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस लक्स कंपनी की हम बात करेंगे, उसकी फर्म की बात करेंगे। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, अगर हम बात करेंगे पूरी इंडस्ट्री की, यानी सोप इंडस्ट्री कहीं पे एस्टेब्लिश हुई, वहां से फिर जो बेनिफिट होंगे ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। arises when cost per unit depends on the size of industry, not the firm। फिर है economies of scope। अब economies of scope क्या होता है, तो ये होता है arises with lower average cost of manufacturing a product when two complementary products are produced by a single firm। इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहां पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप है ना, ये क्या है, व्हेन प्रोड्यूसिंग मैनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स टुगेदर बिकम चीपर देन प्रोड्यूसिंग ईच प्रोडक्ट सेपरेटली। जब आपके लिए क्या होता है, मतलब जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक साथ बना रहे हो, उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। क्यों वो आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज आपको सेम है, मशीनरी, वर्कर, टेक्नोलॉजी आपको सेम पड़ रही है। अच्छा, एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे आपके पास मिल्क है, आपकी मिल्क की फैक्ट्री है, अच्छा, आप मिल्क बेच रहे हो, फिर यहां पे अगर आप सोचोगे इसी से आप बटर भी तो बना सकते हो, आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी कोल्ड स्टोरेज पड़ी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा ही है, सेम आपके वर्कर्स हैं, ब्रांड आपका सेम है, तो इससे आप बटर बना सकते हो, इससे आप चीज बना सकते हो, इससे बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। तो ये जो आप बना रहे हो ना सेम रिलेटेड गुड, जहां पे आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको कॉस्ट कम पड़ रही है। अगर आप सिर्फ अलग से बटर बनाते, उसके लिए कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते, वो तो आपको महंगी पड़ती है ना। तो इसी को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। दूसरी एग्जांपल मैंने ली है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल भी आ रहा है, आईपैड भी आ रहा है, मैकबुक भी आ रहा है, सेम ब्रांड के अंदर है, ठीक है, ब्रांड बनाने की कोई जरूरत नहीं, वही रिसर्च टीम है, सेम सॉफ्टवेयर सिस्टम है, सेम मार्केटिंग नेटवर्क है, एंड ये चीजें सस्ती पड़ रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल
जब मोर क्वांटिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, यहां पे होती है बल्क में प्रोडक्शन, उस वजह से हमारी कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में मैनी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, उस वजह से कॉस्ट कम पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स accurately distinguish the conceptual framework and functional application of an ISO count करो from an indifference करो। यहां पे आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश करती है आइसो काउंट करो एंड इंडिफरेंस करो को। अच्छा, जो आइसो काउंट है ना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन इंडिफरेंस करो। अब आइसो काउंट क्या शो करती है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, जैसे कि लेबर या कैपिटल है, दैट प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमें एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगी। जिस तरह से हमारे पास इंडिफरेंस करो है ना, इंडिफरेंस करो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो यहां पे अगर इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, an ISO count करो represent various combination of inputs, labor and capital, जो कि हमें same output देंगे, that produces a constant level of output in production theory, whereas an indifference करो represents combination of goods providing equal satisfaction to a consumer in consumer theory, यानी third option is the correct answer. In the case of two production inputs, which one of the following is not a property of ISO count? ISO count को क्या कहते हैं, the production indifference करो। आपने बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ISO count की। अब खुद सोचो, प्रोडक्शन इंडिफरेंस करो मतलब सेम ही तो होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। नेगेटिव स्लोप करेक्ट, क्या कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जरा सोचो, इंडिफरेंस करो, नहीं वो तो कन्वेक्स है। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ए एंड बी हैव द सेम प्राइस। दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दोनों की सेम प्राइस है। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट will be achieved at a point where the ISO count has slope equal to, बताओ। अब देखो यहां पे बात हो रही है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, तो यहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा किसका, आइसो कॉस्ट करोगा। तो क्योंकि उसका नेगेटिव स्लोप होता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह है थर्ड ऑप्शन। जरा इनको अच्छे से हम समझेंगे। प्रोड्यूसर अचीव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब अचीव होती है, व्हेन द आइसो काउंट करो इज टेंजेंट टू द आइसो कॉस्ट करो। ठीक है, जब आइसो काउंट करो एंड आइसो कॉस्ट करो आपस में टेंजेंट होती है। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट द स्लोप ऑफ आइसो काउंट एंड द आइसो कॉस्ट करो इज इक्वल टू ईच अदर। द स्लोप ऑफ आइसो काउंट करो ऑलवेज डिक्रीजेस, इसका डिक्रीज हो जाता है, एंड द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट कर्व इज कांस्टेंट और नेगेटिव होता है। ठीक है, द शेप ऑफ आइसो काउंट कर्व इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। किससे डिटरमाइन होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न से। The ISO cost line represent all possible combination of two factors of production that a firm can purchase with a fixed total budget. अब जो ISO cost line है ना, ये क्या शो करती है, ये शो करती है all possible combination of two factors of production जिनको आप खरीद सकते हो, ज्यादातर लेबर एंड कैपिटल, यानी कितने लेबर एंड कैपिटल आप खरीद सकते हो। If marginal rate of technical substitution is constant, then the production possibility curve will be, अगर marginal rate of technical substitution क्या होगा, constant होगा, बताओ भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कैसी होगी, तो ऑब्वियसली बात है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी एंड स्ट्रेट लाइन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन लेबर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम लेबर को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे एंड कैपिटल ऑन वाई एक्सिस एंड एन आइसो काउंट, अगर हम एक आइसो काउंट को प्रिपेयर करेंगे
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पे आपने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, अच्छे से आपने एग्जाम में देखना है, राइट स्टेटमेंट बतानी है या रॉन्ग बतानी है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकोंट। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये फॉल्स चूज करनी थी तो उसके लिए ठीक नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, क्या आपने बताना है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ कैपिटल, यानी ये किसके बराबर होता है? चेंज इन द यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय द चेंज इन द यूनिट्स ऑफ लेबर। कितने कैपिटल, कितनी मशीनरी आप कम कर रहे हो और उसके बदले में लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो, यानी कितना कैपिटल आप चेंज कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी ये रॉन्ग नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल is the ratio of marginal productivity of capital to marginal productivity of labor। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 2 ऑप्शन, यानी जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। एक्चुअल में द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अगर हम इसको समझेंगे ना, ये वो रेट है एट विच अ फर्म मस्ट गिव अप वन इनपुट फॉर अनदर, यानी ये वो रेट है जहां पे हम कैपिटल को छोड़ रहे हैं और उसके बदले में लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं, while keeping the total output constant, और हमें टोटल आउटपुट क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, क्या? लेबर फॉर कैपिटल, ये क्या होती है? रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो यहां पे इन्होंने उल्टा दिया है, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A K की पावर A एंड L की पावर B, यहां पे कभी अल्फा एंड बीटा भी होता है। वेयर A एंड B आर आउटपुट elasticities of capital and labor respectively, if A plus B is greater than 1, the underlying return to scale will be। बताओ भाई रिटर्न टू स्केल क्या होगा? इजी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी ये जो A प्लस बी है इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपने इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना है।